हाँ कोड़ल, क्या बात है? फाजिल खान ने कॉल रिसीव की। सेठ साहब, छोटी बीबी ने अभी थोड़ी देर पहले अचानक हुक्म दिया कि पैराडाइज होटल चलो। इस वक्त हम होटल में पहुंच चुके हैं। हमें गाड़ी में रुकने का कहकर वो अंदर चली गई हैं। क्या आप बकवास कर रहे हो? किस पास गई है? सेठ साहब कह रही थी कि तीसरी मंजिल पे कमरा नंबर 9 में अपनी किसी सहेली के पास जा रही हैं और जब तक वो न बुलाएं हम यहीं गाड़ी में रहें। जाकर चेक करो कि कमरा नंबर 9 में वाकई उसकी कोई सहेली है या कोई और चक्कर है। अगर कोई मर्द हो तो उसे ऊपर पहुंचा दो और ख्याल रहे फायरिंग नहीं शुरू कर देनी, हम भी पहुंच रहे हैं। ठीक है सेठ साहब, कोड़ल ने कहा। फाजिल राब्ता मुनक़ते करके कमरे से बाहर निकल आया। थोड़ी देर बाद उसकी गाड़ी पैराडाइज होटल की जानिब उड़ी जा रही थी। वो रास्ते में ही था कि उसके मोबाइल की घंटी बजी। इम्तियाज, क्या बात है? सेठ साहब, कोड़ल और बख्श ऊपर गए थे। थोड़ी देर बाद गोली चलने की आवाज़ आई। अब शम्स और रब नवाज भी उनके पीछे चले गए हैं। तो उल्लू के पट्टे, उनसे राब्ते में रहो ना। इस तरह नामुकम्मल रिपोर्ट से हम क्या नतीजा अखज़ कर सकते हैं? सच सेठ साहब, क्या मैं भी उनके पीछे चला जाऊं? मोबाइल बेबे को कॉल करने के लिए रखा हुआ है। ठीक है सेठ साहब, मैं फ़ोन पे पता करके आपको मुतल्ले करता हूं। फाजिल राब्ता मुनक़ते करके ड्राइवर पे बरस पड़ा। वडायों के बच्चे, थोड़ा तेज़ चलो। जी सेठ साहब, कहते हुए उसने मर्सिडीज़ की स्पीड बढ़ा दी। दोबारा इम्तियाज़ का फ़ोन आने से पहले वो पैराडाइज होटल की पार्किंग में पहुंच गया था। हिन्ना और उसके मुहाफ़िज़ों की गाड़ियां उसे पार्किंग में खड़ी नज़र आईं, मगर अपना कोई आदमी उसे नज़र न आया। पार्किंग होटल की असल इमारत से बाहर बनी थी। होटल के मेन गेट पे उसे हिना का ड्राइवर इम्तियाज़ मोबाइल पे कोई नंबर डायल करता नज़र आया। शायद वो फाजिल को ही कॉल कर रहा था। उसके मोबाइल कान से लगाने तक फाजिल उसके करीब पहुंच गया था। जैसे ही उसकी नज़र फाजिल पर पड़ी, फ़ोन बंद करके वो तीर की तरह उसकी जानिब बढ़ा। उसके चेहरे पे हवाइयाँ उड़ रही थीं। सच सेठ साहब, बप बीबी जी, छोटी बीबी गायब हैं। क्या बकवास कर रहे हो? वो दांत पीसते हुए बोला। हत्तुल वसा, उसने अपनी आवाज़ पस्त रखी थी। वो अपनी बेटी का कोई सेकेंडल नहीं बनवाना चाहता था। कोड़ल पार्टी कहाँ है? कोड़ल और बख्श तो कमरा नंबर 9 में बेहोश पड़े हैं, जबकि शम्स और रब नवाज उन्हें होश मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ कमरे में खून भी पड़ा है। इंतज़ामिया बात छुपाने की कोशिश कर रही है। रब नवाज कह रहा है कि उसे 3rd फ्लोर पर कुछ आदमियों से पता चला है कि गोली किसी लड़की को लगी है, जिसे एक लंबा नौजवान वहाँ से उठाकर ले गया है। किधर ले गया है? तुम सब कहाँ मर गए थे? मैं तो गाड़ी में था सेठ साहब। फाजिल खान के चेहरे पे छाए तिरंदगी के आसार देखकर इम्तियाज़ का चेहरा जर्द हो गया था। मिल लेता हूँ तुम सब से, कहते हुए फाजिल खान होटल के अंदर दाखिल हो गया और रिसेप्शन काउंटर का रुख करने की बजाय उसका रुख लिफ्ट की तरफ था। उसके तीनों बॉडीगार्ड्स ने उसे दाएं बाएं और पुश्त की जानिब से कवर किया हुआ था। होटल का हाल तकरीबन खाली पड़ा था और उसकी वजह लाजमी तौर पे थोड़ी देर पहले होने वाला फायर था। इंतज़ामिया के अफराद भी हरासा से नज़र आ रहे थे। लिफ्ट में दाखिल होकर उसने तीसरी मंजिल का बटन दबा दिया। 3rd फ्लोर पे पहुंचते ही उसने कमरों की पेशानी पे चमकते नंबरों से 9 नंबर कमरे की सिमत का तयन किया और उस सिमत बढ़ गया। कमरे के दरवाजे पे होटल के 2 सिक्योरिटी गार्ड खड़े थे। फाजिल और उसके सिक्योरिटी गार्ड्स जब उनके नज़दीक पहुंचे तो उनमें से एक मुतबाना अंदाज में बोला, सर प्लीज़ यहाँ जाने की इजाज़त नहीं। फाजिल खान के कुछ कहने से पहले नौरल आगे बढ़कर दृष्ट लहजे में बोला, तुम्हें पता है किससे बात कर रहे हो? जज जनाब, ये मैनेजर साहब का हुक्म है। चल हट, बड़ा आया मैनेजर वाला। नौरल ने उसे बाजू से पकड़कर साइड पे धकेला और कमरे का दरवाज़ा फाजिल खान के लिए खोल दिया। कोड़ल, बख्श और होटल की इंतज़ामिया के चंद आदमी वहाँ मौजूद थे। फाजिल खान को देखते ही तमाम उनकी तरफ मुतवज्जे हो गए थे। कोड़ल और बख्श ने जल्दी से सलाम किया। शम्स और रब नवाज किधर हैं? वो होटल की इंतज़ामिया को नज़रअंदाज करता हुआ कोड़ल से मुस्तफसर हुआ। सेठ साहब, वो बंदा छोटी बीबी को होटल की अकबी जानिब से निकाल कर ले गया है। वो दोनों उसी सिमत से उसका सुराग लगाने गए हैं। उनका बाप उनके इंतज़ार में बैठा है, ना कि वो उसका पीछा करने गए हैं। कुक,
कोशिश तो की जा सकती है न सेठ साहब। फाजिल के दुरुस्त लहजे ने कोडल को लर्जा दिया था। तुम दोनों कैसे बेहोश हुए थे? हम बेखबरी में मार खा गए सेठ साहब। हमने सोचा कि वो आम सा आदमी होगा, मगर वो बहुत खतरनाक लड़ाका था, जोडू कराटे का माहिर। चटाख। कोडल की बात पूरी नहीं हुई थी कि फाजिल का हाथ घुमा और उसका भरपूर थप्पड़ कोडल के चेहरे पे लगा। उल्लू के पट्टे, तुम कुत्तों को किस लिए पाला हुआ है कि एक आदमी खाली हाथ तुम दोनों को बेहोश कर देता है? सिर्फ हराम खाने के लिए इकट्ठे हुए हो। सच सेठ साहब, आपने फायर करने से मना किया था, इसलिए। हमें क्या पता था कि तुम सिर्फ हथियार के जोर पे बदमाश बने फिर रहे हो। सेठ साहब, दखल अंदाजी की पेशगी, माजरत चाहता हूँ। अगर मेरी अर्ज भी सुन लेते। खामोश तमाशाई बने अफराद में से एक मुअज़्ज़िज़ सूरत शख्स फाजिल से मुखातिब हुआ। अचानक फाजिल खान को भी एहसास हुआ कि वो जगह इंक्वायरी के लिए मुनासिब नहीं थी। हम मुतवज्जे हैं, फाजिल नखुवत से बोला। सेठ साहब, मैं इस होटल का मैनेजर हूँ और मैं इस केस में पुलिस को इन्वॉल्व नहीं करना चाहता, लेकिन मेरा ख्याल है कि जख्मी होने वाली लड़की आपकी कोई करीबी रिश्तेदार थी। अब फैसला आपकी सवाबदीद पे है कि आप क्या हुक्म फरमाते हैं। अलबत्ता ये अर्ज मैं करता जाऊं कि इस मामले में इंतज़ामिया का कोई कसूर नहीं है। ये कमरा उसी मुजरिम ने किराए पे लिया था। उसके बाद क्या कुछ हुआ है उससे हम नावाकिफ हैं। हमसे पहले आपके आदमी यहाँ मौजूद थे। हमें ये सब मालूम है मैनेजर, और जहाँ तक पुलिस का ताल्लुक है तो अगर तुम नहीं बुलाना चाहते तो न बुलाओ। हम यूँ भी पुलिस के मोहताज नहीं हैं। आपकी बड़ी मेहरबानी सेठ साहब, वो मुतशक्किराना लहजे में बोला। तुम सब वापस पहुंचो, कोडल को कहकर वो कमरे का तनकीदी नज़रों से जायजा लेने लगा, जबकि कोडल और बख्श सर झुकाए कमरे से निकल गए थे। कालीन पे फैला खून वाज़े दिखाई दे रहा था। तिपाई पे रखी शराब की खुली बोतल और उसके साथ पड़े 2 गिलास देखकर वो मैनेजर से मुस्तफसर हुआ। ये शराब तुम लोगों ने मंगवाई है या? मैनेजर के साथ खड़ा रिसेप्शनिस्ट कता कलामी करता हुआ बोला। जनाब, ये मुजरिम ने मंगवाई थी। उसके साथ एक पार्टनर का भी बताया था, जिसे जख्मी होने वाली लड़की की आमद पे उसने वापस भेज दिया था। रिसेप्शनिस्ट की बात सुनकर फाजिल खान को अपना दम घुटता हुआ महसूस हुआ। नहीं, गुड़िया ऐसी नहीं हो सकती। एक कमज़ोर सी सोच उसके दिमाग में उभरी, मगर वाज़े हक़ाइक़ के सामने उस सोच की कोई हैसियत नहीं थी। क्या हम उस कॉल गर्ल से मिल सकते हैं? जी जनाब, क्यों नहीं, मैनेजर जल्दी से बोला। होटल की नेक नामी के लिए वो हर किस्म का ताआवुन करने के लिए तैयार था। फाजिल ने कहा तो उसे यहीं बुला लें। मैनेजर ने इस बात में सर हिलाते हुए रिसेप्शनिस्ट को इशारा किया और वो फ़ोन उठाकर कोई नंबर डायल करने लगा। राब्ता होते ही वो बगैर दुआ सलाम के बोला, पिंकी, 3rd फ्लोर कमरा नंबर 9 में पहुंचो। और फिर बगैर उसका जवाब सुने फ़ोन करेडल पे रख दिया। पिंकी की आमद तक उनके दरमियान खामोशी छाई रही। उसके कमरे में दाखिल होते ही फाजिल खान बोला, हम इससे तन्हाई में बात करना चाहेंगे। और मैनेजर ओके जनाब कहता हुआ रिसेप्शनिस्ट के साथ कमरे से निकलता चला गया। तुम लोग भी जाओ, वो अपने मुहाफ़िज़ों से बोला। जी सेठ साहब कहकर वो भी बाहर निकल गए। बैठो लड़की, फाजिल खान ने सोफे संभालते हुए खामोश खड़ी पिंकी से कहा। मेहरबानी सेठ साहब, वो बेड के किनारे टिक गई। देखो लड़की, हमसे गलत बयानी करने वालों का अंजाम कुछ अच्छा नहीं होता, इसलिए मैं जो कुछ पूछूं खूब सोच समझ कर जवाब देना। पूछें सर। इस कमरे में तुझे जिस गाहक के पास भेजा गया था उसे तुम पहले से जानती हो? मेरा मतलब है उससे पहले कभी उससे वास्ता पड़ा है? नहीं सर, मैंने आज उसे पहली मर्तबा देखा था। अच्छा, उससे जो बातचीत हुई है वो तफसील से बताओ। बातचीत क्या होनी थी सर? उसने मुझे बैठने को कहा और फिर गूंगों की तरह बैठ गया। मैंने ही तंग आकर गुफ्तगू की छेड़ी तो मुझे झड़क कर खामोश कर दिया। कुछ पीने का पूछा तो कहा कि मैं चाहूँ तो पी सकती हूँ। फिर मुझे बैठे हुए थोड़ी देर गुजरी थी कि एक लड़की अंदर दाखिल हुई और आते ही मुझे कहा कि मैं जा सकती हूँ। मैंने जब अपनी फीस तलब की तो उसने अपने पर्स से दुगनी तुगनी रकम निकाल कर मेरे हवाले की और मैं कमरे से निकल आई। उसके बाद क्या हुआ उससे मैं नावाकिफ हूँ। तुम्हारे ख्याल में उन दोनों का आपस में क्या रिश्ता हो सकता है? मियाँ बीवी, मंगेतर या लवर?
क्या? फाजिल खान के लहजे में बला की हैरत थी। तुम ये किस बिना पे कह रही हो? वो लड़का जिस तरह लड़की से दबकर बात कर रहा था उससे तो यही जाहिर होता था, यानी वो पुराने आशना लग रहे थे। जी सर, बिल्कुल ऐसा ही है। कोई ज़रूरी बात बताने से रह गई हो? नहीं सर, उसके अलावा तो कोई ऐसी बात नहीं जो काबिल ज़िक्र हो। फाजिल खान ने जेब में हाथ डालकर दरमियानी नोटों की एक गुड्डी निकालकर उसकी जानिब उछाली। ये तेरा इनाम है। बहुत बहुत मेहरबानी सर। उसने नोटों की गुड्डी झपट ली। अगर वो लड़का दोबारा कहीं नजर आए तो पहचान लोगी बड़ी आसानी से सर। ठीक है, तुम जा सकती हो, और याद रखना कि अगर उस लड़के की रिहाइश वगैरह के मुतालिक कहीं से मालूमात हासिल कर सको तो इतना इनाम दूंगा जो तेरी तवक्कुआत से बढ़कर होगा। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी सर, पिंकी ने कहा और फाजिल खान के इस बात में सर हिलाने पे बाहर निकल गई। मगर फाजिल खान को सोचों के हवाले कर गई। उसकी बातों से फाजिल खान को यह अंदाज़ा लगाने में दुश्वारी पेश आ रही थी कि ऐसा कौन सा लड़का हो सकता है जिसके साथ हिना के ताल्लुकात इस नहज तक पहुंच गए थे कि वो उसे मिलने के लिए होटल तक चली आई, और फिर होटल के हाल में भी नहीं, अकेले कमरे में। फिर ये बात भी उसके लिए परेशान का बायस थी कि हिना को गोली लगी थी और जान से प्यारी बेटी को गोली लगने की बात ने उसे निढाल कर दिया था। इतना इत्मीनान अलबत्ता उसे था कि हिना को ले जाने वाला उसका दुश्मन नहीं था, और उसकी वजह जाहिर थी कि वो खुद उसे मिलने आई थी। चंद लम्हे सोचते रहने के बाद वो उठा और कमरे से बाहर निकल गया। उसका इरादा हिना के मुहाफ़िज़ों से इंक्वायरी करने का था। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।